ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात हम कर रहे हैं एग्जिट पोल 2026 की, जिसमें बात सिर्फ पश्चिम बंगाल की नहीं होगी, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी की भी बात होगी। लेकिन फिलहाल क्योंकि जो पोलिंग खत्म हुई है वो पश्चिम बंगाल में हुई है, क्योंकि नजर पश्चिम बंगाल पर ज्यादा है, पश्चिम बंगाल की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। वहां पर दूसरे चरण में भी 90% का आंकड़ा पार हुआ है, यानी ये नंबर भी 92-93 से ऊपर जा सकता है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो लगभग पहले चरण जैसा माहौल ही यहां पर देखने को मिला है। और इस लिहाज से हम इस बात को भी आगे बढ़ा रहे हैं। 6:30 बजे आंकड़े आने शुरू होंगे। अनुराग जी, मतदान में आपको पिछली बार ये बड़ी बात की गई कि बहुत सारे टीएमसी के लोगों को आपने टिकट दे दिया। टीएमसी से पहले ही उन लोगों से लोग नाराज थे जिनको आपने टिकट दिया, उसका आपको एक स्थायी नुकसान हो गया था। 2021 से 26 तक रणनीति में ऐसा क्या बदलाव हुआ है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो दूसरा चरण है जहां पिछली बार आप मात्र 18 सीटें जीत पाए थे, तो इस बार ऐसा क्या कि आप सरकार बनाने का दावा करें? देखिए, यदि हम पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में एक तो थोड़ा हम लोग को बंगाल में जो हमारा जो नेटवर्क था, हमारी पार्टी की जो अप्रोच थी नीचे तक, वो वास्तव में उतनी सशक्त नहीं हो पाई थी जितनी हमने पिछले 5 साल में की। और एक शुरू शुरू में एक नया इलेक्शन और उसका अनुभव की भी बात रहती है इस क्षेत्र में। और कई लोग ऐसे पिछले चुनाव में भी और इस चुनाव में भी बहुत सारे ऐसे टीएमसी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मिले जो वास्तव में टीएमसी की वर्तमान नीतियों से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। जिस तरीके से टीएमसी एक तरीके से एंटी नेशनल एक्टिविटी करने वाले लोगों का इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ावा दे रही है, जिस तरीके से करप्शन एकदम चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है, तो इन सब चीजों से बांग्लादेशी घुसपैठियों का लगातार गेटवे बना हुआ है बंगाल। तो ऐसे सभी विषयों से वो लोग नाराज भी हैं। और ऐसे लोग ने सैद्धांतिक रूप से बीजेपी का दामन पिछले बार भी थामा था, इस बार भी उनकी एंट्री बीजेपी के अंदर हुई है। तो निश्चित रूप से एक हमारा एक परिवार बढ़ा है, लोग जुड़े हैं। और मैं एक बात जो पिछले और इस चुनाव में डिफरेंस है वो तो देखिए, 85% पिछले बार वोट पड़ा था और अब हम लगभग लगभग 92-93% वोट के आसपास जो दोनों चरण मिला के दिख रहा है, तो वो लग रहा है लगभग 8-9% की एकदम स्पष्ट वृद्धि दिखाई पड़ रही है। तो इन दोनों कारणों से जो फर्स्ट फेज था हमारा 152 सीट में जब चुनाव हुए थे, तो उसमें निश्चित रूप से 110 का दावा स्वयं गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है कि हम 110 सीट लेकर आ रहे हैं। तो 110 सीट से तो आप मानिए सिर्फ हम बहुमत से 40 सीट ही दूर हैं। और इस अभी जो फेज 2 में 142 सीट्स में है, ये इस बार जो फर्स्ट फेज में हमको एक जबरदस्त बढ़त मिली है, उसका इम्पैक्ट इतना जबरदस्त है सेकंड फेज में कि अर्बन एरिया में जो लोग डरते थे, जहां पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन में दूसरी कम्युनिटी थी, जहां पर माइनॉरिटीज ज्यादा थे जो मेजॉरिटी में थे, और वहां पर कई बार बम भी बरामद किए गए, आप देखे होंगे अभी। तो जिस तरीके का टेरर जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट था वो फेज 2 के क्षेत्र में था जो अभी हो रहे हैं। तो इसमें से हमारे जो मतदाता है वो खुलकर सामने आए हैं और उसका जो फर्स्ट फेज का इम्पैक्ट था उसका लाभ हमको मिल रहा है। तो निश्चित रूप से इसमें भी बीजेपी बहुत अच्छे से कम 70 से 80 सीट के बीच में हर स्थिति में इसमें भी हम आने वाले हैं। ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। सैयद, और इस बात का एहसास सिर्फ हमको नहीं है, आप बॉडी लैंग्वेज देखिए टीएमसी के नेताओं का, उनकी भाषा शैली देखिए, निश्चित रूप से झुंझलाहट उनके भाषणों में आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है। सैयद फैजल इकबाल, इस दावे पर क्या कहेंगे कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी इस बार बीजेपी की आ रही है? सर, इन्होंने तो 21 में भी कहा था अब की बार 200 के पार, ये गंगा पार चले गए। दूसरी बात है, अनुराग जी से मैं पूछना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि इस बार निष्पक्ष इलेक्शन हुआ है, तो क्या इससे पहले 2021 में 2024 में क्या निष्पक्ष नहीं था इलेक्शन? मैं सर
बहुत अच्छे से पूछना चाहता हूं कि अभी ये बता रहे थे कि यहाँ बांग्लादेशी रोहिंग्या, तो अगर एसआईआर हुआ, आप बताइए ना, कितने बांग्लादेशी पाए गए, कितने रोहिंग्या पाए गए? यदि घुसपैठ होती है तो बीएसएफ किसके पास है, सुरक्षा किसके पास है, वो कौन देखता है? ममता बनर्जी देखती है क्या? तृणमूल कांग्रेस देखता है क्या? अभिषेक बनर्जी के पास है क्या होम मिनिस्ट्री? आप अपनी विफलता को बड़ी अच्छी से थोप देते हैं एक कम्युनिटी के ऊपर, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। सर, देश की जनता जागरूक हो चुकी है और बंगाल में 26 में हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से हराया है और 29 में भी आपका सफाया करेंगे। अभी ये बात कर रहे थे निष्पक्षा की, शुभेंदु अधिकारी जी जो इनके नेता हैं, वो पोलिंग बूथ के बाहर चिल्ला रहे हैं जय श्री राम जय श्री राम। इलेक्शन कमिश्नर क्या सो रहे हैं क्या? उनको ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं लगा क्या? इन्होंने तो शुभेंदु अधिकारी को घेर भी तो लिया टीएमसी वर्करों ने, उन्हें अपने इलाके में, उन्हें अपने एरिया में जाने से रोका। वो वाली तस्वीर भी तो बताइए ना सैयद भाई। हाँ, शुभेंदु अधिकारी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं उस इलाके में जा रहे हैं तो उन्हें टीएमसी वर्करों ने उन्हें घेर लिया, ये भी तो बताइए ना। सर, वो तो सिर्फ जय बांग्ला का स्लोगन लगा रहे थे। अरे शुभेंदु अधिकारी को सबसे पहले घेरा किसने? उनका आपने सारा वीडियोस देखा है, वो कितना जल्दी टेम्परमेंट लूज कर देते हैं। अरे टेम्परामेंट लूज कर देते, पुराने टीएमसी के हैं ना वो। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं, उन्हें 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 घेरा, अंदर जाने से रोक रहे थे ना टीएमसी वाले, ये तो देखा था ना। अरे टीएमसी के हैं, उनको मालूम है कि हमने किस तरह इस बार बीजेपी का सफाया कर दिया है और इनकी लीडर्स की कमी है। ये दूसरी पार्टियों से ईडी दिखा के बीजेपी का वॉशिंग या ऐसा लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी ने पिछली बार ममता बनर्जी को हरा दिया था, अब प्रत्याशित कुछ हो गया था। सर, कोर्ट में मामला अभी तक है, कोर्ट में मामला अभी तक है नंदीग्राम वाला। ठीक है, आपको चाहिए। ओके अनुराग जी, तो ये मौजूदा जो गणित है उसमें वो बता रहे हैं कि भाई आप लोग जो बता रहे हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या, ये बहुत बड़ा फैक्टर वो कहने की नहीं है। वहां पर आपने एसआईआर में देख लिया, काट लिया आपने नाम, तो कितने डिपोर्ट हो रहे हैं, ये चुनाव में मुद्दा बना या नहीं बना? नहीं, एसआईआर डिपोर्ट करने के लिए नहीं था। एसआईआर तो मतदाता सूची की फिल्ट्रेशन के लिए था, जो काम हुआ। और अब चूंकि डिटेक्ट हुआ नहीं है, लेकिन उसके लिए जो स्थानीय स्तर पर हमारी सरकार चाहिए वो बीजेपी बनाने जा रही है। और निश्चित रूप से ये नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, क्योंकि ये बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो सबसे ज्यादा बंगाल के अंदर गुजरता है। और आपको यदि भौगोलिक रूप से आपको ज्ञान होगा तो मैं सैयद जी को बताना चाहता हूं कि वो आप देख लीजिए, कई गांव तो बांग्लादेश के अंदर भारत के घुसे हुए थे, कई गांव उनके हमारे यहाँ घुसे हुए थे। तो वो तो आवागमन बिल्कुल सुलभ था और उसमें से कई तरीके की ड्रग्स से लेकर लोग आना जाना, हथियार, सब सारी चीजें आती थी। और यदि फेंसिंग की बात है तो असम में फेंसिंग हो गई, बंगाल में इसलिए नहीं हुई कि बंगाल में जो लैंड एक्विजिशन है वो स्टेट गवर्नमेंट को करना है, वो स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए तत्पर नहीं है, नहीं कराना चाहती है। तो ऐसी सरकार वहां पर चाहिए जो लैंड एक्विजिशन भी कराए। और बीएसएफ यदि देश की सिक्योरिटी के लिए वहां फेंसिंग करना चाहती है तो हम फेंसिंग कर पाए। और जहां तक डिपोर्ट करने की बात है तो डिपोर्ट होंगे, सरकार बनने दीजिए। 4 तारीख है, बहुत देर तो है रिजल्ट निकलने में। 4 तारीख के बाद सब कुछ होगा, जो जो होना है। जो उत्तर प्रदेश में हुआ वो होगा, जो असम में हुआ वो होगा। तो ये नेशनल सिक्योरिटी से बीजेपी कोई समझौता करने वाली नहीं है और इस पर सबक सिखाएगी भी। और पीएम साहब ने तो साफ साफ कह दिया है, सबका साथ सबका विकास, और जो गड़बड़ी किया है, आतंक बचाया है, भ्रष्टाचार किया है, उसका हिसाब तो हिसाब होगा 4 तारीख को। सैयद भाई चिंता मत करिए। ठीक है, तो सैयद फैजल, क्या 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर है? 15 साल के शासन के बाद जवाबदेही को लेकर या फिर माहौल को लेकर या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी ने आपको बैकफुट पर धकेला है? सर, इसका जवाब देने से पहले मैं अनुराग जी को एक बात पूछना चाहता हूँ। ये कह रहे थे कि बीजेपी नेशनल सिक्योरिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। आपको याद है माननीय प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, 56 इंच वाले प्रधानमंत्री, लाल आंख वाले प्रधानमंत्री ने टेलीप्रॉम्प्टर देख के बोला था भारत की सीमा में ना कोई घुसा हुआ है ना कोई घुस आया है। आपको याद है चाइना का वो इंट्यूशन?
और ये बात करें नेशनल सिक्योरिटी की, और आप जो कह रहे हैं कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, सर ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ये फुल फ्लेज तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 4 मई को ममता बनर्जी ने कहा है कि हम 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा सीट के साथ सरकार गढ़ रहे हैं 4 मई को। जी चलिए, तो अब हम जल्दी से वापस लौटेंगे। हमारे साथ INH जनता टीवी के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी भी जुड़ रहे हैं, उनके साथ पूरा एनालिसिस करेंगे। तब तक आंकड़े आने भी शुरू हो जाएंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। एग्जिट पोल 2026 लगातार बने रहिए।